अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 49वीं किस्त का दूसरा हिस्सा। समंदर गहरे नीले रंग का था। ऐसा गहरा नीला समंदर उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा था। अंबर ने इस ख्याल का इजहार किया कि ये पानी रोम के समंदरों का है। इससे पहले अंबर इस समंदर में कई बार सफर कर चुका था। नाग और मारिया के लिए यह समंदर बिल्कुल अजनबी था। अंबर का ख्याल था कि अगर वो इसी तरह सफर करते रहे तो जरूर किसी बहुत बड़े शहर के किनारे पहुंच जाएंगे। सारा दिन और सारी रात वो समंदर में सफर करते रहे। हवा बड़ी मुनासिब थी। उनका जहाज बड़ी रवानी से समंदर में बहता चला गया। जजीरे पर आए हुए तूफान की याद अभी तक उनके सीने में थी। जजीरे पर गुजारे हुए मुसीबत के दिन उन्हें अब भी याद आते थे। दूसरे रोज वो नाश्ते के बाद जहाज के अरशे पर बैठे थे। आसमान चमकीला नीला था। धूप खूब निकली हुई थी। फिजा में गर्मी की जगह अब सर्दी ने ले ली थी। हवा में खुनकी हो रही थी। नाग ने कहा, यहाँ मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है। अंबर भाई, हम किस तरफ को जा रहे हैं? अंबर ने कहा, मुझे यकीन है कि हम मुल्क स्पेन की तरफ जा रहे हैं। हिस्पानिया में मुसलमानों की हुकूमत है और ये मुल्क मुसलमानों की हुकूमत में बेहद तरक्की कर रहा है। मारिया बोली, हम जहाँ भी गए हैं हमने मुसलमान बादशाहों और दाना लोगों की बड़ी तारीफ सुनी है। खुदा का शुक्र है कि अब मुसलमानों को एक मुल्क में हुकूमत करते अपनी आंखों से देखेंगे। अंबर ने कहा, यही खुशी मुझे हो रही है। मेरा कुतुब नुमा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि हम 2-4 दिन के सफ़र के बाद हिस्पानिया पहुँच जाएंगे। नाग और मारिया को भी हिस्पानिया पहुंचने की खुशी हो रही थी। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। उनके पास बड़ी ताकतें थी, पुरअसरार ताकतें थी। कोई गायब हो गया था, किसी को मौत नहीं थी और कोई जो शक्ल चाहे इख्तियार कर सकता था, मगर किसी को यह मालूम नहीं था कि उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। अंबर ने एक रोज अरशे पर बैठे बैठे नाग और मारिया को बताया कि जिस समंदर से वो गुजर रहे हैं वहां बड़े बड़े जादूगर होकर गुजरे हैं। एक जमाने में यहाँ जादूगरों का बड़ा जोर था। जहां उसे ऐसे जबरदस्त जादूगर मिले थे जिन्होंने अपना एक बनावटी चांद भी बना लिया था। ये चांद एक कुएं से निकलकर आसमान पर अपना सफर पूरा करता था और फिर दूसरे कुएं में गरूब हो जाता था। मारिया ने कहा, क्या ये सच है अंबर भाई? अंबर, ये कैसे हो सकता है कि जमीन पर भी एक चांद निकल आए? मारिया बहन, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैंने इस चांद को अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखों को तुम नहीं झुठला सकते। नाग ने कहा, क्या आज भी उस इलाके में ऐसे ऐसे जादूगर रहते हैं? अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि जरूर रहते होंगे। वैसे मैंने किसी को देखा नहीं और ना कभी उनसे फिर मुलाकात हुई है। इसी तरह बातें करते करते दोपहर हो गई। फिर दोपहर भी ढल गई। सूरज मगरिब में समुद्र में गरूब होना शुरू हो गया। रात का खाना उन्होंने जहाज के बावर्ची खाने में बैठकर खाया, क्योंकि अब बाहर ठंडी हवा सर्द हो गई थी। खाने से फारिग होकर उन्होंने कहवा पिया और फिर अपने अपने कैबिन में सोने के लिए चले गए। मारिया कैबिन में जाकर लेट गई और हिस्पानिया के ख्याल से खुश होने लगी। नाग भी अपने कैबिन में सो गया। अंबर कुछ देर कुतुब नुमा और नक्शे पर झुका गौर करता रहा। फिर उसने अंगड़ाई ली और बिस्तर पर गिरते ही सो गया। जहाज बड़ी हमवार रफ्तार के साथ समंदर के नीले पानियों में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर बाद मारिया को भी नींद आ गई। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। आसमान पर सितारे खुले हुए थे, चांद कहीं भी नहीं था। फिर भी समंदर पर सितारों की रोशनी फैली हुई थी। हवा में खूनकी थी। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो अचानक आसमान पर एक रोशनी सी हुई और जैसे कोई शायद धुएं की लकीर की तरह जहाज के अरशे पर उतर आई। ये धुएं का एक मरगोला सा था जो बल खा रहा था और उससे हल्की हल्की आवाज़ पैदा हो रही थी। ये मरगोला कुछ देर जहाज के अरशे पर गर्दिश करता इधर उधर फिरता रहा। फिर वो कैबिन को जाने वाले दरवाजे पर आकर रुक गया। थोड़ी देर उसी जगह पर चक्कर खाने के बाद धुएं का ये मरगोला बड़े सुकून से बंद दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गया। मारिया के कैबिन में रोशनी गुल हो चुकी थी। ये मारिया की शुरू ही से आदत थी कि वह बत्ती गुल करके अंधेरे में सोती थी। अंबर और नाग के कैबिनों में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। धुएं का मरगोला सबसे पहले अंबर के कैबिन में घुस गया। वहां से निकलकर वो नाग के कैबिन में चला गया। उसके कैबिन से निकलकर धुएं का भूत राहदारी में गर्दिश करता रहा। फिर सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे में से होकर ऊपर अरशे पर आ गया। अरशे पर सन्नाटा छाया हुआ था। धुएं का भूत ऊपर उठा और एक धमाका हुआ। जहाज हिल गया और भूत गायब हो गया। धमाके की आवाज पर मारिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। ये क्या हुआ? कहीं जहाज में आग तो नहीं लग गई? वो आंखें मलती हुई राहदारी से उठी। उसने मशल जलाई और दरवाजा खोलकर राहदारी में आ गई। धमाके के बाद जहाज बड़े सुकून से चला जा रहा था।
वो भागी भागी अंबर के कैबिन में गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से कोई जवाब ना आया। फिर उसने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। अंबर को आवाज़ें दी, मगर कैबिन के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मारिया के दिल में परेशानी पैदा हुई। उसने कुल्हाड़े से दरवाजे का एक पट तोड़कर अलग कर दिया। वो लपक कर अंदर गई। अंदर अंबर का बिस्तर खाली था, वहां कोई भी नहीं था। मारिया के हाथों के तोते उड़ गए। उसने अंबर को आवाज़ें दी, कैबिन में तलाश किया, मगर वो वहां होता तो जवाब देता। मारिया वहां से भागकर नाग के कैबिन में आई। उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। यहाँ भी पहले उसने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर जोर जोर से खटखटाया। अंदर से नाग ने कोई जवाब न दिया। वो परेशान हो गई। उसने दरवाज़ा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुई। अंदर नाग भी गायब था, उसका बिस्तर खाली था। वो नाग को भी आवाज़ें देने लगी और तलाश करने लगी। उसने मशल लेकर सारे जहाज़ को ऊपर से नीचे तक छान मारा, मगर वहाँ ना कहीं अंबर था और ना ही नाग। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। जिंदगी में शायद दूसरी बार उसकी आंखों में आंसू आए थे। कुछ देर आंसू बहाने के बाद उसका जी हल्का हुआ तो वो सोचने लगी कि अंबर और नाग कहाँ जा सकते हैं। वो धमाका कैसा हुआ था, ये राज क्या है। वो उठकर दूसरी बार अंबर और नाग के कैबिनों में बारी बारी गई। उसने एक एक कैबिन की तमाम चीज़ों को बड़े गौर से देखा, उलट पलट कर उस पर गौर किया। बिस्तर पर एक शिकन भी नहीं पड़ी थी। अंबर और नाग के अलबत्ता जूते फर्श पर पड़े थे। साफ मालूम होता था कि वो जल्दी में कहीं चले गए हैं। ये उसके जहन में कभी नहीं आ सकता था कि एक धुएं के भूत ने उन दोनों को गायब करके अगवा कर लिया है। बेचारी मारिया एक तरफ स्टूल पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। मैं ही बुरी हूँ, अगर बुरी ना होती तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। रात का पिछला पहर गुजर रहा था। मारिया की आंखों से नींद गायब थी। उसका ख्याल रह रहकर अंबर और नाग की तरफ जाता था कि खुदा जाने वो कहाँ है और किस हाल में है। उसका दिल चाह रहा था कि वो भी उड़कर उनके पास चली जाए। अचानक उसे खजाने का ख्याल आया। कहीं खजाना भी गायब नहीं हो गया। खजाने के बारे में उसे ख्याल ही नहीं आया था। वो भागकर नाग के कमरे में गई। खजाने को नाग के बिस्तर के नीचे लकड़ी के तख्ते उखाड़कर नीचे देखा। इंतहाई कीमती हार और जवाहरात से भरा हुआ संदूक फिर से अपनी जगह पर रख दिया गया था। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि संदूक मौजूद था, खजाना अपनी जगह पर था। अगर खजाना भी गायब हो जाता तो वो क्या कर सकती थी। बाकी सारी रात मारिया ने बिस्तर पर पहलू बदल बदल कर काट दी। सुबह हुई तो वो ऊपर जहाज के अर्शे पर आ गई। आसमान पर दिन की रोशनी फैली हुई थी। उसने समंदर की तरफ देखा। समंदर के नीले पानी में दरिया का रेतला पानी भी शामिल होने लगा था। मारिया ने सोचा कि वो किसी दरिया में जा रही है। जरूर वो हिस्पानिया के साहिल पर पहुंचने वाली है। वो उदास होकर जहाज के जंगले के साथ लगकर बैठ गई। उसका दिल उदास हो गया। अंबर और नाग भाई उससे बहुत याद आने लगे। उसकी आंखों में दोनों भाइयों को याद करके आंसू आ गए। वो अकेली जहाज को भी नहीं चला सकती थी। उसे देख देख कर थोड़ा बहुत नक्शा देखना आ गया था। कुतुब नुमा को वो भी पहचान लेती थी। उसके आगे वो बिल्कुल कोरी थी। सारा दिन जहाज दरिया का पानी मिले समंदर में बहता चला गया। हवाएं उसे अपने आप आगे लिए जा रही थी। एक दो बार मारिया ने घबरा कर कुतुब नुमा को देखा। वो ठीक रास्ते पर जा रहा था। सारी रात जहाज चलता रहा। अगले रोज सुबह को आसमान पर गहरे गहरे बादल छाने शुरू हो गए। फिर बारिश शुरू हो गई। सर्दी बेहद बढ़ गई थी। मारिया ने लोमड़ी की खाल का कोट निकालकर पहन लिया। सर पर समोर की टोपी रख ली और कहवा पीने के बाद वापस बावर्ची खाने में चौकी पर बैठकर सोचने लगी कि उसका जहाज किधर को जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जाकर साहिल से लगेगा। बारिश का जोर बढ़ गया था। समंदर की लहरें जहाज को इधर से उधर उछाल रही थी। मारिया परेशान हो गई कि कहीं उनका जहाज किसी चट्टान से न टकरा जाए। वो बाहर अर्शे पर आकर सामने देखने लगी। सामने दूर उसे दरख्तों की कतार नजर आई। उसका मतलब ये था कि जमीन आ गई थी। क्या वो हिस्पानिया के साहिल पर आ गई है? मारिया दरवाजे में खड़ी होकर बाहर तकने लगी। बारिश अब थम गई थी, हवाएं भी हल्की हो गई थी, मगर आसमान पर बादल उसी तरह से छाए हुए थे। वो अर्शे पर आकर खड़ी हो गई। अब जहाज आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रहा था। सबसे नाजुक काम जहाज को साहिल से टकराने से बचाने का था। अगर उसने अक्लमंदी और होशियारी से काम लेकर जहाज को ना बचाया तो वो साहिल की चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो जाएगा। मारिया ने जल्दी से जाकर गोल चक्कर को रस्सी से बांध दिया। उसके साथ ही उसने किनारे की तरफ देखा। किनारा अब ज्यादा दूर नहीं था। दरख्तों की कितारें अब साफ नजर आना शुरू हो गई थी। ये दरख्त अजीबो गरीब किस्म के थे। ना नारियल के लगते थे और ना खजूर के। अंबर ने मारिया से एक बार कहा था कि हिस्पानिया के साहिल पर खजूर के दरख्त नजर आएंगे, मगर ये खजूर के दरख्त नहीं थे। इसका मतलब यही था कि जहाज हिस्पानिया के साहिल पर नहीं लगा था। जहाज बड़ी तेजी से साहिल की तरफ बहे चला जा रहा था। मारिया ने मस्तूल पर चढ़कर दोनों बादबानों को खोलकर रस्सियों से बांध दिया। बादबानों के बंद हो जाने से जहाज की रफ्तार में बहुत फर्क आ गया।
वो आहिस्ता हो गया और एक तरफ को झुके झुके साहिल के साथ जाकर बड़े आराम से लग गया। जहाज के रुकते ही मारिया ने लंगर को समंदर में डालकर जंजीर छोड़ दी। लंगर दरिया में जाकर जम गया। उसके साथ ही जहाज भी दरिया में पूरी तरह से रुक गया। मारिया ने अर्शे पर आकर देखा, उस इलाके का साहिल दूर दूर तक वीरान था। ना कोई आदम ना आदमजाद। वो कहाँ निकल आई है? ये किस मुल्क का साहिल है? वो जहाज को अकेला छोड़कर कहाँ जाए? यही बातें सोच सोच कर मारिया परेशान हो गई। वो जहाज को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो खामोशी से साहिल के साथ लगी जहाज पर बैठी रही। उसने नाश्ता किया और फिर जहाज के अर्शे पर आकर नीचे साहिल को तकने लगी। वो गायब थी और किसी को नजर नहीं आ रही थी। उनका ख्याल था कि अगर इस इलाके में कोई आबादी हुई तो लोग जहाज को साहिल के साथ लगे हुए देखकर जरूर आएंगे। अगर वो डाकू चोर लुटेरे भी हुए तो भी जरूर आएंगे। लेकिन वहां तो ना कोई डाकू था ना शरीफ आदमी। वहां तो कोई भी नहीं था। मारिया सारा दिन अपने जहाज पर अकेली बैठी साहिल की तरफ तकती रही। शाम हो गई, फिर रात हो गई। उसने रात का खाना खाया और जहाज पर रोशनी ना की, इस ख्याल से कि कहीं रात को कोई उसके सोते में ही जहाज पर हमला न कर दे। सबसे ज्यादा फिक्र उसे अंबर और नाग की थी कि वो कहाँ चले गए, किधर चले गए, किसने उन दोनों को गायब कर दिया। उसे अंबर का जुमला याद आ गया। उसने कहा था, इस इलाके में अभी तक बड़े बड़े जबरदस्त जादूगर रहते हैं, तो क्या उन दोनों को किसी ने जादू के जरिए गायब कर दिया था? मगर वो उसे क्यों छोड़ गया? मारिया क्यों ना साथ ही गायब हो गई? इस पर जादूगर का जादू क्यों ना चला? मारिया क्यों ना साथ गायब हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो गायब है उस पर किसी जादूगर का जादू नहीं चल सकता। इसी किस्म के ख्यालों में वो उलझी उलझी सो गई। आधी रात को उसकी आंख खुल गई। उसे यूं लगा जैसे जहाज के अर्शे पर कोई चल फिर रहा है। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर सीढ़ियों वाले दरवाजे में आकर दर्ज में से बाहर देखने लगी। दरवाजा अंदर से बंद था। अर्शे पर तारों की धीमी धीमी रोशनी फैली हुई थी। उसने देखा कि एक आदमी जिसकी काली लंबी दाढ़ी है और गर्दन तक काले काले बाल झूल रहे हैं, लंबा चोगा पहने अर्शे पर इधर से उधर चल फिर रहा है। फिर वो शख्स सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास आया और दर्ज में से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। मारिया परे हट गई। वो आदमी कुछ देर झांकने के बाद वापस अर्शे पर जाकर टहलने लगा। फिर वो जहाज के जंगले पर चढ़कर लंगर की जंजीर की मदद से नीचे उतरने लगा। मारिया जल्दी से दरवाजा खोलकर अर्शे पर आई और दबे पांव जंगले के पास जाकर नीचे देखने लगी। वो शख्स नीचे उतरकर समंदर में तैरता हुआ साहिल पर गया और रात के अंधेरे में गुम हो गया। मारिया देर तक खड़ी सोचती रही कि ये कौन शख्स था। दिन चढ़ गया, हर तरफ रोशनी फैल गई। मारिया नाश्ते के बाद जहाज के अर्शे पर आ गई। साहिल पर जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। मारिया बड़ी हैरान थी कि ये किस मुल्क का साहिल है कि यहाँ कोई आबादी ही नहीं है। अगर मारिया को खजाने का ख्याल ना होता तो वो ज़रूर जहाज से उतरकर साहिल पर जाकर मालूम करती कि यहाँ कौन लोग आबाद हैं। वो रात को इस पुरस्कार लंबे बालों वाले आदमी का पीछा भी करती, मगर उसे खजाने के लुट जाने का डर था, नहीं तो वो ज़रूर जहाज से निकल जाती। सोचने लगी कि ये पुरस्कार आदमी कौन था जो आधी रात को जहाज पर आया था। हो सकता है कोई चोर हो और लूट मार करने आधी रात को जहाज पर आया हो। ज़रूर चोर होगा। लेकिन अब मारिया ने जहाज से उतरकर नीचे साहिल पर जाने का फैसला कर लिया। वो खजाने को कहाँ रखे? उसने सोचा कि खजाने को बाहर किसी जगह ज़मीन में दफन कर देना चाहिए। इस तरह से खजाना महफूज हो जाएगा। किसी को क्या मालूम कि खजाना कहाँ दफन है। मारिया ने इस ख्याल के साथ ही रस्सी साहिल की तरफ लटका दी। वो रस्सी की मदद से साहिल पर आई। उसने रेत पर इधर उधर कोई ऐसी जगह तलाश करनी शुरू कर दी जहां वो खजाने को दबा सके। साहिल पर यहाँ वहाँ पत्थर बिखरे हुए थे। जरा पर एक घने दरख्त उगे हुए थे। उन दरख्तों के नीचे गहरे साए थे। मारिया उन दरख्तों के पास गई। ये जगह खजाना दफन करने के लिए बड़ी अच्छी थी और वो जल्दी से वापस जहाज पर गई। बावर्ची खाने से वो एक फावड़ा सा उठा लाई। उसने एक दरख्त के नीचे ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। ज़मीन रेतली और नरम थी। बहुत जल्द उसने एक गड्ढा खोद लिया। अब वो वापस जहाज पर आ गई। सबसे मुश्किल काम खजाने के संदूक को जहाज से उतारना था। उसने नाग के कमरे में जाकर खजाने के संदूक को फर्श उखाड़ कर निकाला। उसे कंधों पर उठाया और बड़ी मुश्किल से लेकर ऊपर अर्शे के जंगले पर आ गई। उसने खजाने को रस्सी से बांधा और नीचे साहिल पर लटका दिया। साथ ही साथ वो चारों तरफ देख भी रही थी कि कहीं कोई उसे खजाना उतारते हुए देख तो नहीं रहा। वहां कोई भी नहीं था। साहिल पर सन्नाटा छाया हुआ था। खजाना नीचे साहिल पर उतारकर वो खुद भी सीढ़ी से उतरकर नीचे आ गई। अब उसने एक बार फिर खजाने को कंधे पर उठाया और गड्ढे की तरफ चल दी। खजाना अगरचे भारी था मगर उसे हल्का हल्का महसूस हुआ, शायद इसलिए कि उसमें दुनिया जहान की दौलत भरी हुई थी। वो खजाने को लेकर दरख्त के नीचे गड्ढे के पास आ गई। खजाने को उसने जल्दी से गड्ढे में रख दिया और ऊपर पत्थर और रेत डालना शुरू कर दी। थोड़ी देर में खजाना जमीन के अंदर दबाकर उसने ऊपर से जमीन बराबर कर दी। अब किसी को शक नहीं हो सकता था कि इस जगह पर एक बड़ा ही अनमोल और कीमती खजाना दफन है। इस काम से फारे होकर मारिया जहाज पर वापस आ गई।
उसने मुंह हाथ धोया, नए कपड़े पहने। मौसम सर्द था, ठंडी हवाएं चल रही थी, अगरचे धूप निकली हुई थी। उसने कैबिन के दरवाजों को बंद किया, बाहर सीढ़ी वाले दरवाजे पर ताला लगाया और सीढ़ी से उतरकर नीचे साहिल पर आ गई। उसने सीढ़ी को उछालकर वापस ऊपर जहाज पर फेंक दिया। वो खुदा का नाम लेकर एक तरफ को चल पड़ी। रेत के साहिल पर से निकलकर वो ऐसे कच्चे रास्ते पर आ गई जिसके दोनों जानिब घने दरख्त लगे हुए थे। उनकी छांव में ठंडक थी। मारिया बड़ी खामोशी से आगे चलती गई। उसे आबादी का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। जरा दूर उसे पत्थरों के बने हुए कुछ चौरस मकान दिखाई दिए। उसने उन मकानों की तरफ चलना शुरू कर दिया। करीब पहुंचकर उसने देखा कि सारे के सारे मकान वीरान और खाली पड़े हैं। मकानों में कोई आदमी न था, कोई सामान नहीं था, बस खंडर बने हुए थे। कुछ देर मारिया उन मकानों में घूमती फिरती रही, फिर अचानक वो रुक गई। उसे दो आदमियों की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। ये बातें एक दीवार के पीछे हो रही थी। मारिया दीवार के सामने आ गई। क्या देखती है कि वही लंबे बालों वाला और लंबी काली दाढ़ी वाला आदमी अपने साथी के पास पत्थरों पर बैठा कहवा पी रहा है और बातें कर रहा है। उसके साथी की एक आंख कानी थी और सर से गंजा था। कपड़े दोनों के पुराने और मैले थे। दोनों ने तलवारें कमर के साथ लटका रखी थी। लंबे बालों वाले ने कहा, मैंने सारे जहाज को ऊपर से देख लिया है, सिर्फ एक दरवाज़ा है जो नीचे जाता है, मगर रात को वो बंद था। मालूम होता है अंदर लोग रहते हैं। उस दूसरे ने कहा, तुमने गलती की, तुम्हें उसी वक्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाना चाहिए था, ज़रूर हमें कुछ ना कुछ मिल जाता। आखिर जिस आदमी का इतना बड़ा जहाज़ है उसके पास सोने की बहुत सी अशरफियाँ तो ज़रूर होंगी। लंबे बालों वाला बोला, अब क्या हो गया है, चलो अब जाकर जहाज़ पर डाका डालते हैं, अब जाने में क्या हर्ज है। चलो मैं तैयार हूँ, मेरी तलवार भी कई रोज़ से इंसानों के खून की प्यासी है। दोनों डाकू उठे और जहाज़ की तरफ चल पड़े। मारिया समझ गई कि ये दोनों डाकू हैं और डाकू भी मामूली से हैं जो महज सोने की चंद अशरफियों के लिए इंसानों का खून बहा देते हैं। ख्वामख्वाह उन्होंने मारिया के सफ़र को खोटा कर दिया था। वो वापस जहाज़ पर नहीं जाना चाहती थी, मगर अब वापस जाने पर मजबूर थी। उसे डर था कि जब डाकू को वहाँ से कोई अशरफी नहीं मिलेगी तो हो सकता है वो जहाज़ में तोड़ फोड़ कर दें, हो सकता है ये बदबख्त जहाज़ को आग लगा दें। मारिया उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जहाज़ के करीब जाकर दोनों डाकू रुक गए। एक ने कहा, मैं अंदर जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि अंदर कौन कौन है, तुम इसी जगह खड़े रहो। बहुत खूब, मगर जल्दी आना, और सुनो, किसी ने मुकाबला करने की कोशिश की तो उसकी गर्दन काटकर मेरी तरफ फेंक देना। दूसरा डाकू जानवरों की तरह हंसा। काले बालों वाला जंजीर की मदद से जहाज़ के ऊपर चढ़ गया। काना डाकू वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। मारिया उसके पास ही खड़ी सोचने लगी कि वो क्या करे। क्या काले बाले वाले डाकू के बाहर आने का इंतजार करे या इस डाकू को यहाँ से 9-2-11 कर दे। अभी वो सोच ही रही थी कि ऊपर से काले बाले वाले डाकू ने आवाज़ दी, अंदर कोई नहीं है, कमबख्त सारे के सारे लोग कहीं चले गए हैं, माल भी नहीं है, बर्तन भांडे पड़े हैं। नीचे से काने डाकू ने कहा, आग लगा दो इस जहाज़ को जहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। बहुत अच्छा। अब मारिया घबरा गई। ये उल्लू के पट्टे तो जहाज़ को आग लगा रहे थे। वो लपक कर जंजीर की तरफ गई, जंजीर की मदद से अरशे पर चढ़ी और भाग कर नीचे गई। अरशे पर किसी के कदमों के भागने की आवाज़ सुनकर काले डाकू ने चौंक कर सीढ़ियों में देखा और आवाज़ दी, कौन है ऊपर। मारिया ऊपर अरशे पर ही रुक गई। काला डाकू ऊपर आ गया। फिर वो अरशे के जंगले के पास झुककर साहिल पर बैठे अपने साथी से बोला, ऊपर तुम आए थे? नहीं, मैं कहाँ आया था, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। मुझे अरशे पर किसी के कदमों की दौड़ने की आवाज़ें आई थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, जल्दी से आग लगाकर वापस आ जाओ। कोई अच्छी शय हो तो उठाकर ले आओ। अभी आता हूँ, फिक्र न करो। काले बालों वाले डाकू ने अरशे पर से अपने साथी को आवाज़ दी और पत्थरों को रगड़कर बादमानों में आग लगाने की कोशिश करने लगा। मारिया अब सब्र नहीं कर सकती थी। इंतज़ार करना मौत को दावत देना था, क्योंकि पत्थरों की रगड़ से शरारे चमकने लगे थे। मारिया ने पीछे से आकर काले डाकू के हाथ पर इस जोर से लात मारी कि पत्थर दूर जा गिरे। डाकू तो चौंक कर परे हटकर खड़ा हो गया। कौन है? कौन हो तुम? कहाँ पर हो? मारिया ने कहका लगाकर कहा, बदबख्त, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं इस जहाज़ की चुड़ैल हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरी मौत बनकर यहाँ आई हूँ। डाकू तो थर थर कांपने लगा। मारिया ने लपक कर उसकी कमर से तलवार छीनकर बाहर निकाली और फिर उसकी नोक डाकू के सीने में चुभोकर कहा, यहाँ से छलांग लगाकर भाग जा और अपने साथी को भगा कर ले जा। मैंने तुम्हारी जान बख्शी कर दी, नहीं तो मैं इसी वक्त तुम्हारी गर्दन भी उड़ा सकती हूँ। और सुनो, खबरदार अगर फिर कभी इस जहाज़ का रुख किया। डाकू थर थर कांपते हुए बोला, कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। ये कहकर काले डाकू ने छलांग लगा दी और समंदर में कूद गया। दूसरा डाकू उसे समंदर में छलांग लगाते देखकर उसके पास आया और बोला, अरे बदबख्त, तुझे क्या हो गया? समंदर में छलांग क्यों लगा दी तुमने?
उस डाकू ने जाने उसके कान में क्या कहा कि दोनों वहां से सर पर पांव रखकर ऐसे भागे कि उन्होंने पलट कर भी न देखा। मारिया ने तलवार वहीं जहाज के अर्शे पर फेंकी और नीचे समंदर के किनारे पर उतर आई। उन लोगों ने ख्वामख्वाह उसे परेशान किया था, वो अच्छी भली जा रही थी। मारिया ने दोबारा आगे चलना शुरू कर दिया। पत्थरों के खंडरों से निकलकर वो एक और कच्चे रास्ते पर हो गई। उस रास्ते पर भी दरख्तों के साए थे। साफ मालूम हो रहा था कि ये रास्ता और सायादार दरख्त मुसाफिरों के लिए लगाए गए हैं। इसका मतलब ये था कि करीब ही जरूर कोई शहर आबाद था। चलते चलते मारिया थक गई। वो एक दरख्त के नीचे पत्थर पर बैठ गई। इतने में उसे घोड़ों की आवाजें सुनाई दी। एक घोड़ों सवार का दस्ता उसके करीब से गुजर गया। उन लोगों की शक्लों से मालूम होता था कि वो किसी मुल्क के सिपाही नहीं बल्कि डाकू हैं। मारिया ने सोचा, क्या इस सारे इलाके में डाकू ही आबाद हैं? उसने फिर आगे चलना शुरू कर दिया। अब एक डाकू घोड़े पर सवार वहां आया और मारिया से 10-12 कदम आगे जाकर वो घोड़े से उतर पड़ा। घोड़े को दरख्त के साथ बांधकर वो एक तरफ दरख्तों में चला गया। मारिया ने सोचा कि इस शख्स के घोड़े को खोल कर ले चले। वो शख्स भी चेहरे से डाकू ही लगता था। मारिया आगे बढ़ी। घोड़े के पास आकर वो उसे खोल ही रही थी कि दरख्तों में से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। मारिया चौंकी। उसने दरख्तों की तरफ देखा। एक बार फिर लड़की की चीख सुनाई दी। उसने घोड़े को तो वहीं छोड़ा और जिधर से चीख की आवाज आई थी उधर को दौड़ पड़ी। आगे जाकर क्या देखती है कि दरख्तों में जंगली झाड़ियों के पास एक पत्थर का छोटा सा झोंपड़ा बना है। चीख की आवाज उसी झोंपड़ी में से आ रही है। मारिया भागकर वहां आ गई। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। एक लड़की की चीख की आवाज बराबर अंदर से आ रही थी। मारिया ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। अंदर एकदम से खामोशी छा गई। मारिया ने फिर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। डाकू ने आकर दरवाजा खोला। अपनी लाल लाल आंखों से झांक कर बाहर देखा और करख्त आवाज में कहा, कौन उल्लू का पट्टा है बाहर? मारिया ने कोई जवाब न दिया। उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश की मगर डाकू सारा दरवाजे को घेर कर बीच में खड़ा था। डाकू ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चला गया। मारिया ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अंदर से लड़की की चीख फिर बुलंद हुई। मारिया ने जोर जोर से दरवाजे पर लातें मारनी शुरू कर दी। अब डाकू गुस्से में मुंह से झाग फेंकता दरवाजा खोलकर बाहर निकला और तलवार खींचकर इधर उधर देखने लगा। कौन हो उल्लू की दुम, कौन हो तुम? अब मारिया को दरवाजे में से अंदर जाने का मौका मिल गया। वो तेजी से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अंदर कमरे में जाकर क्या देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की बड़ी खूबसूरत रस्सियों से बंधी है। उसके बदन पर हंटरों के निशान हैं और वो रो रही है। ये डाकू जरूर उस पर जुल्म कर रहा होगा। इतने में डाकू जोर से दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। जाने कौन गधा था। अब बोलो, मेरे साथ चलोगी या मैं तुम्हारे अभी इसी जगह टुकड़े टुकड़े कर दूं? सुनहरी लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। तुमने मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया, अब मुझ पर रहम करो। डाकू ने कहका लगाकर कहा, कभी नहीं माफ करूंगा। अगर तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारे सारे खानदान को कत्ल कर देना पड़े तो कत्ल कर दूंगा। काश मुझे तुम्हारा खामन कहीं से मिल जाता, मैं उसको भी एक पल में हलाक कर देता। सीधी तरह से मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हारा कीमा कर दूंगा। सुनहरी लड़की ने रो रो कर कहा, मैं बेगुनाह हूँ। एक यतीम के दिल की आहें मत लो, मैं यतीम हो गई हूँ। अब इस जिंदगी में मेरा खामद ही मेरा एक सहारा है। तुम मुझसे मेरा सहारा मत छीनो। मुझे अपने खामद के पास चले जाने दो, वो मेरे बगैर रो रहा होगा। डाकू ने एक और कहका लगाकर कहा, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, लेकिन तुम्हें वापस तुम्हारे खामद के पास नहीं भेजूंगा। लो, अब आखिरी बार तुमसे कहता हूँ, या तो मेरा कहा मान लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोल, क्या मर्जी है तेरी? सुनहरी बालों वाली लड़की ने आंखें बंद करके कहा, अगर तुम बाज नहीं आते तो फिर मेरी आखिरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चाहूँगी। मैं मर जाऊँगी मगर अपने खामद से बेवफाई नहीं करूँगी। तुम बेशक मेरी गर्दन उड़ा दो, मुझे हलाक कर दो, मेरी बोटी बोटी अलग कर दो, मैं हाजिर हूँ। डाकू ने चीख कर कहा, अहमक लड़की, क्यों अपनी जवानी पर जुल्म करती है? क्यों इस उम्र में मौत को आवाज़ें दे रही है? मेरी बात मान ले, अपने ऊपर जुल्म न कर। तुम्हारी उम्र अभी खाने पीने की है। तुम्हें मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। एक बार फिर सोच ले, मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ। लड़की ने कहा, मैं एक मुसलमान की बेटी और मुसलमान की बीवी हूँ। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी मगर अपनी इज्जत पर धब्बा नहीं लगने दूंगी। डाकू ने चीख कर कहा, ऐ मुसलमान की बच्ची, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। लड़की ने आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मारिया ने देखा कि डाकू ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया। अभी उसका हाथ ऊपर ही उठा था कि मारिया ने उस जोर से उसकी कमर पर लात मारी कि वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसका एक दांत टूट गया और मुंह से खून जारी हो गया। डाकू घबरा कर उठा और चारों तरफ देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे धक्का किसने दिया।
सुनहरी लड़की भी आंखें खोलकर तकने लगी कि ये डाकू कैसे गिर पड़ा और जख्मी हो गया। उसने कहा, ए जालिम, अपने अंजाम से खौफ खा। मेरा अल्लाह मुझ बेनवा की मदद कर रहा है। अगर अब भी तू बाज ना आया तो तेरा अंजाम सिवाय मौत के और कुछ ना होगा। डाकू ने आस्तीन से मुंह का खून साफ करते हुए कहा, देख लूंगा तेरा अल्लाह क्या करता है। मेरा पाँव लड़खड़ा गया था इसलिए गिर पड़ा। मैं तुझे हरगिज हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर तलवार सौंध कर एक बार फिर आगे बढ़ा। अब की दफा फिर मारिया ने आगे बढ़कर उस जोर से डाकू को धक्का दिया कि वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी। मारिया इसी लम्हे के इंतजार में थी। उसने लपक कर तलवार उठा ली। डाकू तलवार ढूंढने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तलवार उसके हाथ से छूटकर गिरी थी, फिर कहाँ चली गई। उसे दूसरी बार धक्का किसने दिया था? वो कुछ सिटपिटा सा गया। उसने सुनहरी बालों वाली लड़की पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वो उसे दोनों हाथों से मारने लगा। अब मारिया से सब्र ना हो सका। उसने पीछे से तलवार मारकर आधी गर्दन उसकी काट दी। डाकू की गर्दन लटक गई। उसकी आंखों के आगे बिजली सी चमकी और वो पीछे गिर पड़ा। खून उसकी गर्दन से निकल निकल कर बहने लगा। सुनहरी लड़की खौफ खाकर परे हट गई। मारिया ने दूसरा वार करके डाकू को खत्म कर दिया। सुनहरी लड़की आंखों के सामने यह सब कुछ हुआ कि एक बार तलवार से अपने आप डाकू की गर्दन लटक गई और फिर कटकर दूर जा गिरी। वो दीवार के साथ लगकर कांपने लगी। उस पर खौफ से लर्जा तारी हो गया था। वो समझ रही थी कि खुदा ने उसकी इज्जत बचा ली है, मगर वो फिर डर गई थी। मारिया ने सोचा कि तलवार वहीं फेंक कर वो वापस चली जाए और उस लड़की से कोई बात ना करे, क्योंकि हो सकता है वो और ज़्यादा डर जाए। फिर उसने सोचा कि वो बेचारी रस्सियों में बंधी है, हो सकता है यहाँ उस डाकू का कोई दूसरा साथी आ जाए और वो अपने साथी की कत्ल का बदला उस गरीब लड़की से ले। ये सोचकर मारिया ने फैसला किया कि वो लड़की को आज़ाद कराकर उसके घर पहुँचाएगी। उसने बड़ी नरमी और मोहब्बत भरी आवाज़ में लड़की से कहा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? कमरे में एक अजनबी औरत की आवाज़ सुनकर सुनहरी लड़की के मुंह से एक खौफ के मारे चीख निकल गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी। उसे जिस औरत की आवाज़ सुनाई दी वो औरत उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया ने फिर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? लड़की फटी फटी आंखों से जिधर से आवाज़ आई थी उधर देखने लगी। वहाँ कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। अब मारिया ने उसे हौसला देते हुए कहा, प्यारी बहन घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। मुझ में और तुझ में सिर्फ फ़र्क कितना है कि तुम दिखाई देती हो और मैं दिखाई नहीं देती। उसकी वजह सिर्फ यह है कि मुझ पर एक जादूगर ने ऐसा जादू कर दिया है कि मैं गायब हो गई हूँ और किसी को नज़र नहीं आती। अब तो मुझसे नहीं घबराओगी ना? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? मारिया की गुफ्तगू से लड़की की कुछ थोड़ी बहुत ढारस बंधी। उसने होंठों पर जुबान फेर कर कहा, मेरा नाम समारा है। मारिया ने कहा, समारा कितना प्यारा नाम है, क्या तुम मुसलमान हो? समारा ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मारिया ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ, फिक्र ना करो, अब ये डाकू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इसे हमेशा की नींद सुला दिया है। समारा ने कहा, मैं यहाँ से एक दिन के फासले पर अपने शहर की एक हवेली में अपने खामन के साथ रहती हूँ। मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इज्जत बचाई। ये मेरा फर्ज था समारा। मारिया ने समारा की रस्सी खोलकर उसे आज़ाद कर दिया। डाकू की लाश को उसी जगह छोड़कर वो दोनों पत्थरों के मकान से बाहर आ गईं। बाहर दरख्त के साथ डाकू का घोड़ा बंधा था। मारिया समारा को लेकर घोड़े के पास गई। घोड़े के पास आकर मारिया ने समारा से कहा, समारा बहन, अब तुम्हें मेरे साथ इस घोड़े पर सवार होकर अपने घर जाना होगा। जब तुम मेरे साथ घोड़े पर सवार होगी तो ये घोड़ा गायब हो जाएगा। घबराना नहीं। वैसे वो दिल में बड़ी घबरा रही थी। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो किसी गायब औरत से बातें कर रही थी। मारिया ने सबसे पहले समारा को घोड़े पर सवार कराया। अभी तक समारा को घोड़ा नजर आ रहा था। जब मारिया उस पर सवार हुई तो घोड़ा गायब हो गया और समारा भी गायब हो गई। अब उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। अभी दिन शुरू ही हुआ था। मारिया ने कहा, समारा तुम रास्ते से वाकिफ हो? क्या तुम इस घोड़े को अपने शहर की तरफ ले जाओगी? समारा ने कहा, हाँ बहन, मैं रास्ते को जानती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से सीधा अपने घर ले जाऊंगी। घोड़ा कदम कदम चलता अपने सफर पर रवाना हो गया। समारा ने कहा, अगर हम तेज तेज ना चले तो शायद रात को भी हम अपने घर ना पहुंच सकेंगे। मारिया ने कहा, मैं घोड़े की रफ्तार तेज कर देती हूँ, तुम संभल कर बैठी रहना। मारिया ने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। रास्ता बड़ा साफ था। रास्ते के दोनों जानिब दरख्त उगे थे। मालूम होता था कि इस रास्ते पर काफिले सफर करते रहते हैं। शाम तक सफर करने के बाद वो थक गए। उन्होंने एक जगह घोड़ा रोक लिया। घोड़े से उतरते ही समारा और घोड़ा जाहिर हो गए। मारिया ने कहा, मैं अपने साथ खाने के लिए कुछ नहीं ला सकी। समारा बहन, क्या तुम्हें भूख लगी है? समारा ने मुस्कुराकर कहा, भूख तो जरूर लगी है बहन, मगर यहाँ से हमें खाने को कुछ नहीं मिल सकता। मारिया ने एक तरफ देखा, वहाँ एक जगह दरख्तों में से धुआं उठ रहा था। मारिया ने कहा, इस तरफ से धुआं उठ रहा है, मैं उधर जाकर देखती हूँ, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए। तुम इसी जगह बैठी रहना। समारा ने कहा, जल्दी आ जाना मारिया बहन, मुझे डर लग रहा है। मारिया बोली, फिक्र ना करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी।
ये कहकर मारिया घोड़े पर सवार होकर उधर चल दी जिधर से धुआं उठ रहा था। समारा दरख्तों के पास पत्थरों के पीछे छुप कर बैठ गई। वो बेचारी घबराई हुई थी कि कहीं डाकू के साथी उसकी तलाश में वहां ना पहुंच जाए। उधर मारिया घोड़े पर सवार उन दरख्तों के झुंड के पास गई जहां से धुआं उठ रहा था। जाकर देखा वहां 3 शिकारी बैठे आग पर गोश्त भून रहे थे। वो मुर्गाबियों को भून भून कर एक टोकरी में मसाला लगाकर रखते जा रहे थे। वहां मुर्गाबियों की खुशबू फैली थी। मारिया ने घोड़े को जरा परे बांधा और चुपके से शिकारियों के पास आ गई। शिकारी बड़े मजे से गोश्त भी खा रहे थे और एक दूसरे से हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। एक शिकारी ने कहा, इस दफा शिकार पर चलेंगे तो किसी तरह से हिरन का शिकार करके लाएंगे। कमबख्त उस तरफ हिरन दूर दूर तक नहीं मिलता। दूसरा शिकारी बोला, मेरा तो ख्याल है कि हिरन के बजाय अगर हम सूअर का शिकार करें तो ज्यादा आसान होगा। तीसरे ने कहा, यार सूअर की जगह अगर तुम्हारा शिकार कर लें तो एक ही बात होगी, क्या ख्याल है? चौथा बोला, बात तो तुमने ठीक ही है, मगर कभी अपनी सूरत भी देखी है? कसम ले लो, सूअर से बिल्कुल मिलती जुलती है। पहले शिकारी ने कहा, जब से इस इलाके में मुसलमान आकर आबाद हुए हैं सूअर को उन्होंने हराम कर दिया है, नहीं तो पहले बड़े सूअर मिल जाते थे। दूसरा बोला, चलो यार ये भी गनीमत है कि मुर्गाबियां तो यहाँ मिल जाती हैं, खाओ मजे से खाओ। मारिया उस टोकरी के पास आ गई जिसमें गरम गरम भुनी हुई मुर्गाबियां रखी थी। उसने हाथ बढ़ाकर बड़े आराम से 2 मुर्गाबियां उठा ली। वो चलने लगी तो एक शिकारी ने कहा, अरे यार ये टोकरी में से 2 मुर्गाबियां कहाँ गायब हो गई? मैंने अभी अभी यहाँ 3 मुर्गाबियां भून कर रखी थी, अब एक ही रह गई है। यार ये मजाक अच्छा नहीं, जिसने भी मुर्गाबी ली है वापस रख दे। दूसरे ने कहा, भाई हमने तो तुम्हारी टोकरी को हाथ तक नहीं लगाया, मुझे क्या मालूम? अरे मैं तुम्हारे बाप से भी अपनी मुर्गाबियां वसूल कर लूंगा। तुम नहीं मुर्गाबियां चुराई हैं, निकाल कर रख दे बाहर, नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा। मुझे हाथ तो लगा कर देख, अभी सारी किरकिरी निकाल कर रख दूंगा। वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। मारिया मुर्गाबियां लेकर घोड़े पर सवार हुई और घोड़ा दौड़ाती समारा के पास आ गई। समारा बेचारी सहमी हुई बैठी मारिया की राह देख रही थी। मारिया ने कहा, मैंने ज्यादा देर तो नहीं लगाई? नहीं मारिया बहन, अरे ये भुनी हुई मुर्गाबियां कहाँ से मिल गईं? बस बहन, खुदा ने सबब बना दिया हमारी भूख मिटाने का। उन्होंने बड़े मजे से मिलकर भुनी हुई मुर्गाबियां खाईं। घोड़े को भी दाना दुनका खिलाया और उस पर सवार होकर तेजी से अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गए। समारोह से बराबर रास्ता दिखाई जा रही थी। रात हो गई, आसमान पर चांद निकला तो दूर शहर की दीवार दिखाई देने लगी। आधी रात को मारिया शहर के दरवाजे पर पहुंच गई। शहर का दरवाजा बंद कर दिया गया और अंदर पहरा लगा था। मारिया ने समारा से पूछा कि इस शहर में वो कैसे अंदर दाखिल होंगी। समारा ने कहा, मेरा खाविंद इस शहर का बहुत बड़ा ताजिर है, मैं उनसे कहूंगी तो पहरेदार मुझे नहीं रोकेंगे। मारिया ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि इस घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं पैदल भी दरवाजे के अंदर दाखिल हो सकती हूँ, बल्कि इस तरह से मुझे आसानी होगी। समारा ने दरवाजे के बाहर की जंजीर हिलाई। अंदर घंटी बजी। पहरेदार सिपाही ने दरवाजे की खिड़की में से झांक कर बाहर देखा। कौन है? समारा ने कहा, मैं इब्ने खलील की बीवी हूँ। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? समारा ने कहा, मैं झूठ नहीं बोला करती, मुझे एक डाकू अगवा करके ले गया था, उससे बचकर वापस आ रही हूँ। पहरेदार ने उसी वक्त दरवाजा खोल दिया। मारिया भी समारा के साथ ही अंदर दाखिल हो गई। पहरेदार ने कहा, बहन क्या डाकू तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? हमें बताओ वो कहाँ है, हम अभी जाकर उसका काम तमाम करते हैं। समारा ने कहा, शुक्रिया भाई, मैंने डाकू का काम तमाम कर दिया है। शाबाश, हमें एक इज्जत वाली औरत से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। समारा ने सलाम किया और मारिया को साथ लेकर शहर के दरवाजे से दाखिल होकर एक सड़क पर चलने लगी। फिर मारिया भी घोड़े पर बैठ गई। उसके बैठते ही घोड़ा गायब हो गया। अब पक्की सड़क पर घोड़े के कदमों की आवाज तो आ रही थी, मगर घोड़ा नजर नहीं आ रहा था। वो तो शुक्र है कि रात का वक्त था, नहीं तो दिन को वहां लोग जमा हो जाते। मारिया ने पूछा, यहाँ से तुम्हारा घर कितनी दूर है? समारा ने कहा, बस 2-1 बाजार छोड़कर एक जगह है। तुम्हारा खामिन तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। क्यों नहीं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब घोड़ा एक गली में से गुजर रहा था। मकान के बाहर कहीं कहीं लैंप रोशन थे। मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। मालूम होता था कि इस शहर के लोग खुशहाल हैं। सामने से एक चौकीदार लठ कंधे पर रखे आ रहा था। उसने जो घोड़े के कदमों की क्लब क्लब की आवाज सुनी तो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो घोड़े को देखने की कोशिश कर रहा था, मगर घोड़ा गली में कहीं नहीं था, हालांकि उसकी आवाज उसी तरफ से आ रही थी। वो चक्कर खा गया, कभी इधर को घूमता कभी उधर को घूमता। मारिया की बेख्तियार हंसी निकल गई। औरत की हंसी की आवाज सुनकर चौकीदार ने घबरा कर चारों तरफ देखा, वहां कोई नजर न आया। मारिया एक बार फिर हंस पड़ी। चौकीदार सर पर पांव रखकर वहां से भाग गया। समारा ने कहा, मारिया बहन, तुम तो बड़े बड़े तमाशे कर सकती हो। मारिया ने कहा, हाँ समारा, मगर मुझे तमाशे करने की फुर्सत ही नहीं है। समारा ने पूछा, बहन मैं तो तुमसे ये पूछना भूल ही गई कि तुम कौन और इस शहर में कहाँ से आई हो। मारिया खामोश हो गई। वो समारा को बताकर क्या करे, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर समारा की हमदर्दी और मोहब्बत देकर उसने कहा, समारा वक्त आएगा तो तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और कब से यहाँ मारी मारी फिर रही हूँ। समारा ने कहा, क्या आप नहीं बताओगी बहन? मारिया ने कहा, अरे पगली, अभी तो हम तुम्हारे घर तुम्हारे खाविंद के पास जा रहे हैं,
पहले तो तुम्हारा खाविंद मेरी बातें सुनकर चक्कर खा जाएगा। मेरा ख्याल है कि समारा मैं उस पर अपना आप जाहिर नहीं करती, तुम खुद ही घर चले जाओ, मैं यहीं से वापस हो जाती हूँ। समारा चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती बहन, तुम बात करोगी तो मेरे खाविंद को यकीन आ जाएगा। तुम तो जानती हो कि ये मर्द लोग बड़े शकी होते हैं। मारिया बोली, मगर वो हैरान जो होगा। समारा ने कहा, तो फिर क्या हुआ, हम उसकी हैरानी दूर कर देंगे। जिस तरह से तुमने मुझसे बातें की हैं उसी तरह उससे कह देना, वो मुतमईन हो जाएगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। उनके सामने एक हवेली आ गई जिसकी पेशानी पर एक फानूस रोशन था। हवेली का दरवाज़ा बंद था और ऊपर शहनशीन में भी रोशनी हो रही थी। समारा ने कहा, मेरा खामिद जाग रहा है बेचारा, ज़रूर उसे मेरा इंतज़ार होगा, मुझे देखेगा तो किस कदर खुश होगा। समारा ने दरवाजे की जंजीर खींचनी चाही तो ये देखकर हैरान सी रह गई कि यह जंजीर किसी ने अंदर से खींच रखी थी। ये कैसे हो सकता है, जंजीर आज तक किसी ने अंदर नहीं खींची, ज़रूर कोई गड़बड़ है। मारिया ने एकदम कहा, समारा तुम एक तरफ छुप जाओ और मुझे बताओ कि इस हवेली में दाखिल होने का कोई और रास्ता भी है। समारा ने कहा, हाँ, एक रास्ता पीछे से जाता है, आओ मुझे दिखाओ, तुम भी मेरे साथ ही अंदर चलो। समारा मारिया को साथ लेकर हवेली के पिछवाड़े आ गई। यहाँ जैतून के एक दरख्त के पास एक छोटा सा पुराना दरवाज़ा बना था। समारा ने हाथ बढ़ाकर एक सुराख में से कुंजी निकाली और उसे ताले में घुमाकर ताला खोल दिया। दरवाज़ा आराम से खुल गया। समारा ने कहा, मारिया बहन मेरे पीछे पीछे आओ। मारिया चुपके से समारा के पीछे पीछे चल दी। वो तंग और अंधेरी सीढ़ियों में से उतर गए, फिर दाएं तरफ को घूमकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। समारा ने सरगोशी में कहा, अब हम ख्वाबगाह में पहुंच जाएंगे, मेरा खाविंद वहीं होगा। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर एक दरवाज़ा आया, अंदर से दो आदमियों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। समारा ने एक जगह से थोड़ी सी तख्ती एक तरफ खिसका दी। अब अंदर का मंजर साफ था। समारा की तो चीख निकलते निकलते रह गई। क्या देखती है कि दो डाकू तलवारें लिए उसके खाविंद के सर पर खड़े थे। उन्होंने उसके खाविंद की मशकें कस दी थी। मारिया ने यह तमाशा देखा तो सरगोशी में समारा के कान में कहा, यह तुम्हारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे खाविंद का ये लोग बाल भी बेकार नहीं कर सकते। ये ज़रूर उस डाकू के साथी हैं जिसने तुम्हें अगवा किया था। मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ, ये बताओ कि यह दरवाज़ा खुल सकता है। समारा ने सरगोशी में कहा, हाँ, ये ज़रा सा धक्का देने से खुल जाएगा। ठीक है, तुम इसी जगह खड़े रहना और हरगिज़ हरगिज़ मेरे साथ अंदर मत आना, इसी जगह छुपी रहना, मैं खुद अंदर जाऊंगी और डाकुओं की खबर लूंगी। एक डाकू ने कहा, इब्ने खलील, हमने तुम्हारी सारी दौलत समेट कर इस गठरी में बांध ली है, अब तुम गरीब भिखारी हो, हमें ये बताओ कि तुम्हारी बीवी समारा कहाँ है। वो हमारे एक साथी को कत्ल करके भाग गई है। इब्ने खलील ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरी बीवी कहाँ है, सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पीछे उसे किसी ने अगवा कर लिया है। मैं तो सब्र शुक्र करके बैठ रहा हूँ, अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो मैं जाकर उसे लेना आता। दूसरे डाकू ने कहा, बकवास बंद करो, तुमको मालूम है कि तुम्हारी बीवी और हमारे दोस्त की कातला कहाँ है। वो ज़रूर हमारे साथी को कत्ल करने के बाद तुम्हारे पास आई है, तुमने उसे कहीं छुपा दिया है। हमारी कातला हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम अपने साथी का बदला तुम्हें कत्ल करके लेंगे। बोलो क्या चाहते हो। इब्ने खलील बोला, अपनी इज्जत के मुकाबले में मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, मगर मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरी बीवी कहाँ है। इस पर तैश में आकर एक डाकू ने बड़े ज़ोर से इब्ने खलील के मुंह पर तमाचा मारा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसकी बीवी समारा के मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर दोनों डाकुओं ने तहखाने वाले बंद दरवाजे को देखा जिसके पीछे वो दोनों खड़ी थीं। मिल गई हमें हमारी कातिला। वो दोनों डाकू लपक कर तहखाने वाले दरवाजे की तरफ आए। मारिया ने समारा का पीछा करना चाहा, मगर उस अरसे में डाकुओं ने दरवाजे की चौपट खोल दी। मारिया को तो वो देख नहीं सकते थे। समारा सामने खड़ी थी। उसका खाविंद समारा को देखकर हैरान हुआ और खुश भी हुआ। समारा, तुम आ गई। मैं आ गई मेरे सरताज। इब्ने खलील के दोनों हाथ पांव कसकर पलंग के साथ बंधे हुए थे। डाकुओं ने समारा की गर्दन दबोचकर कालीन पर गिरा लिया। बोल, तूने हमारे साथी को किस लिए हलाक किया था? उसने मेरी बेइज्जती की थी कि मैं आपे से बाहर हो गई। अगर मैं उसे ना मारती तो वो मुझे मार डालता। डाकुओं ने जोर से समारा के गाल पर थप्पड़ मारा। उसका खाविंद तड़प कर रह गया। वो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था। समारा की चीख निकल गई। अब मारिया से रहा ना गया। वो तहखाने वाले दरवाजे से निकलकर सामने आ गई। उसे कोई नहीं देख सकता था। डाकू ने कहा, दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दो, हम अपने साथी के खून का पूरा पूरा बदला लेंगे। एक डाकू ने तलवार खींच ली। दूसरा उसके बिल्कुल पास ही खड़ा था। उसकी पीठ मारिया की तरफ थी। तलवार का दस्ता उसकी कमर के साथ लगा था। मारिया ने हाथ बढ़ाकर तलवार उसके न्याम से खींच ली। तलवार खींचते ही डाकू ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, मगर उसकी तलवार गायब थी। मेरी तलवार कहाँ गई? दूसरा डाकू जवाब देने के लिए पीछे हटा। पहले ने कहा, अभी किसी ने उसे मेरी न्याम में से खींच लिया है। ये कैसे हो सकता है? मैं झूठ नहीं कह रहा यार, तुम इस आदमी और औरत का काम तमाम कर दो, बाद में तुम्हारी तलवार भी तलाश कर लेंगे। डाकू तलवार लेकर इब्ने खलील की तरफ बढ़ा। मारिया भी तलवार लेकर डाकू के साथ साथ आगे बढ़ी। जो ही डाकू का हाथ ऊपर उठा, मारिया की तलवार भी ऊपर उठी।
डाकू का हाथ नीचे वार करने ही वाला था कि मारिया ने जोर से एक हाथ मारा और डाकू का बाजू कटकर तलवार के साथ ही फर्श पर गिर पड़ा। दूसरा डाकू तलवार लेकर आगे बढ़ा। मारिया ने उसका भी तलवार वाला बाजू काट कर रख दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। दोनों बाजू कटे डाकू नीचे भागने लगे। मारिया ने एक एक हाथ मारकर बारी बारी दोनों डाकुओं को हिला करके रख दिया। समारा ने कहा, बहन मारिया, तुमने बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। उसके खाविंद ने कहा, समारा तुम किससे बातें कर रही हो? समारा ने कहा, मेरे सरताज, यहाँ मेरे एक मोहसन बहन खड़ी है, उसके हाथ में तलवार है, मगर वो हमको दिखाई नहीं दे सकती। उस औरत ने यहाँ से दूर जंगल में एक डाकू से मेरी इज्जत बचाई और मुझे अपने साथ घर तक छोड़ने आई थी कि हमने यहाँ ये तमाशा देखा। अगर ये मेरी बहन मेरे साथ ना होती, हमारी मदद ना करती, तो इस वक्त हमारी लाशें इस फर्श पर पड़ी तड़प रही होती। समारा, काश मैं अपनी बहन को देख सकता, मगर ये हमारी प्यारी बहन गायब क्यों है? मारिया ने कहा, खलील भाई, समारा ने जो कुछ कहा हरफ बारफ सच है। जंगल में इसकी चीख मुझे इसके पास ले गई और ये लेकर मुझे तुम्हारे पास आ गई। मैं खुश हूँ कि मैंने जालिम डाकुओं को हिला करके दो बिछड़े हुए मियाँ बीवी को आपस में मिला दिया। अब बाकी रही ये बात कि मैं नज़र क्यों नहीं आती, ये एक लंबी कहानी है जिससे तुम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। बस तुम इतना ही समझ लो कि मुझे किसी बहुत बड़े जादूगर ने जादू के जोर से गायब कर दिया है और इसके सिवा कुछ नहीं। समारा ने मारिया को साथ लिया और बावर्ची खाने में जाकर नौकरानी को जगाया। उसने गरम गरम दूध लाकर खुद भी पिया, अपने खामद और बहन मारिया को भी पिलाया। फिर उन्होंने लाशों से कमरा साफ किया, लाशों को तहखाने में फेंकवा दिया। रात अभी आधी बाकी थी। इब्ने खलील घोड़े पर सवार होकर डाके की खबर देने शहर के कोतवाल के पास चला गया। मारिया और समारा बातें करने लगी। समारा का घर बड़ा खूबसूरत था, जगह जगह चांदी के फानूस लगे थे, फर्श पर रेशमी कालीन बिछे थे। मारिया को नींद आने लगी, वो कालीन पर ही लेटकर सो गई। सुबह मारिया उठी तो काफी दिन निकल आया था। वो अब वहां से चले जाना चाहती थी। उसने समारा को उसके घर पहुंचा दिया। अब उसका वहां कोई काम नहीं था। नाश्ते पर उसने इब्ने खलील से पूछा, ये शहर कौन सा है और यहाँ किसकी हुकूमत है? इब्ने खलील ने बताया, मारिया बहन, इस शहर का नाम अरागोस है और इस पर रोमन कौम की हुकूमत है, मगर यहाँ मुसलमान भी रहते हैं। फिर समारा ने पूछा, मारिया बहन, तुमने मेरे घर पर इतना बड़ा एहसान किया कि जी चाहता है सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने पास ही रखूं। मारिया ने कहा, काश मैं ऐसा कर सकती, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। फिर उसने समारा के खाविंद से पूछा, खलील भाई, ये बताओ कि क्या यहाँ पर कोई जादूगर भी रहता है? खलील ने कहा, जादूगर का तो मुझे पता नहीं बहन, लेकिन इस शहर से शुमाल की तरफ 2 दिन और 2 रात के सफ़र पर एक पहाड़ है। कहते हैं कि उस पहाड़ में जादू होता है, जो कोई उधर जाता है फिर वापस नहीं आता। मारिया ने पूछा, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हम शुरू ही से सुनते हैं बहन कि इन पहाड़ों में किसी पुराने जादूगर को कत्ल कर दिया गया है। अब उस जादूगर की रूह भूत बनकर वहाँ रहती है और जो कोई उधर जाता है उसे हड़प कर जाती है। बस मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मारिया ने कहा, यूं ही पूछ रही थी। दोपहर के खाने के बाद मारिया ने कहा, अच्छा खलील भाई, अब मुझे इजाज़त दो कि मैं जाऊं। समारा और खलील ने बड़ी मोहब्बत से मारिया को रुखसत किया। उसने थैले में एक खुश गोश्त और मशकीज़े में पानी पीने का भर लिया। उन्होंने काले रंग का खूबसूरत घोड़ा भी मारिया को दिया। मारिया उनसे जुदा होकर हवेली से बाहर निकल आई और गलियों में से गुजरती शहर के बाहर चल दी। उसे यकीन था कि अंबर और नाग को जादू के जोर से ज़रूर जादूगर की रूह अपने पास ले गई होगी। शहर में बड़ी रौनक और चहल पहल थी। ये बड़े खुशहाल लोगों का शहर था। रोमन कौम के सिपाही और अमीर लोग बाजारों में चल फिर रहे थे। मारिया घोड़े पर सवार चली जा रही थी। वो शहर से बाहर निकलने लगी तो दरवाजे पर फिर वही पहरा लगा था। हर बाहर आने जाने वाले से पूछगिछ हो रही थी। मारिया ने सोचा कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। दरवाजे का आधा पट खुला था, उसमें से घोड़ा बाहर नहीं जा सकता था। मारिया घोड़े को छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि आगे सफ़र बड़ा लंबा था। वो गौर करने लगी कि कैसे बाहर निकले। उसके दिमाग में सिवाय इसके और कोई ख्याल ना आया कि वो किसी तरह से ड्योढ़ी में आग लगा दे। वहाँ एक अफरा तफरी मच जाएगी और उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। ड्योढ़ी में आमने सामने दुकानें थीं। एक दुकान में आग के कड़ाई पर गोश्त बुना जा रहा था। लकड़ियाँ धड़ाधड़ जल रही थी। मारिया ने आगे बढ़कर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उस कोठली के आगे फेंक दी जहाँ कपड़ों का ढेर पड़ा था। एकदम से कपड़ों को आग लग गई। मारिया ने जलते कपड़ों को उठाकर दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। अब हर तरफ आग का खेल शुरू हो गया। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये आग कौन लगा रहा है। पहरेदार आग बुझाने को भागे। दरवाज़ा खुला रह गया। मारिया ने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी के साथ खुले दरवाजे में से बाहर निकल गई। ड्योढ़ी में लोग आग बुझा रहे थे और मारिया वहां से निकलकर शहर से बाहर वाली सड़क पर आ गई। अब उसकी मंजिल शुमाल के आसेबी पहाड़ थे। जिस सड़क पर मारिया जा रही थी उसके दोनों जानिब दरख्त लगे थे। सड़क कच्ची थी मगर हमवार बड़ी थी। काफी दूर चलने के बाद इब्ने खलील की हिदायत के मुताबिक वो बाईं तरफ एक खुश्क नाले के साथ घूम गई। ये नाला आगे चला गया था। वो नाले के साथ साथ काफी आगे आ गई।
यहाँ से उसने दाएं जानिब किसी किले के पुराने खंडरों में से होकर शुमाल के पहाड़ों की तरफ सफर शुरू कर दिया। बहुत दूर से उसे पहाड़ नजर आ रहे थे। वो शाम तक चलती गई। शाम को एक जगह रुक गई। यहाँ रास्ता ज्यादातर बंजर था। जंगली झाड़ियां जगह जगह उगी हुई थी, कहीं कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। वो एक जगह पत्थरों के पास बैठ गई। घोड़े को उसने बांधा और थैले में से खुश्क गोश्त और रोटी निकालकर थोड़ी सी खाई। मशकीजे में से पानी पिया और घोड़े पर सवार होकर आगे चल दी। घोड़े को भी प्यास लगी थी, मगर रास्ते में कहीं पानी नहीं था। मारिया ने दूर बगलों की कतार उड़ती देखी। वो समझ गई कि उधर जरूर कोई तालाब है। वो घोड़ा दौड़ाती उधर आ गई। यहाँ जंगली रस्तों के बीच में एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। मारिया ने घोड़े को यहाँ खुला छोड़ दिया। घोड़े ने जी भरकर जंगली घास खाया, पानी पिया। घोड़ा भी ताज़ादम हो गया। रात को मारिया सफर नहीं करना चाहती थी। उसने उसी जगह रात बसर करने का फैसला कर लिया। वो तालाब के पास दरख्तों के एक झुंड में आ गई। घोड़े को दरख्त के साथ बांधा, उसके ऊपर कालीन उतारकर जमीन पर बिछाया और उस पर लेटकर आराम करने लगी। मैदान में ठंडी हवा चल रही थी। उस इलाके में गर्मी बिल्कुल नहीं थी। मौसम बड़ा खुशगवार था, बल्कि रात को मारिया को सर्दी लगने लगी। उसने घोड़े पर डाला हुआ समूर उठाया और उसे ओढ़कर सो गई। वो जाने कितनी देर तक सोती रही होगी कि किसी के कदमों की आहट से उसकी आंख खुल गई। आसमान पर दूर चांद निकल आया था। उसकी रोशनी में मारिया ने देखा कि एक हट्टा कट्टा डाकू किस्म का रोमन सिपाही घोड़े की बाग पकड़े मारिया के घोड़े के पास जाकर रुक गया और उसे बड़े गौर से देखने लगा। फिर पीछे से एक और रोमन सिपाही घोड़े पर सवार वहां गया। पहले ने कहा, देखो कितना खूबसूरत स्याह घोड़ा है, मालूम नहीं किसका है, यहाँ इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरे सिपाही ने कहा, अरे मालिक का होगा भी तो हमारा क्या करेगा, हम रोमन फौज के बहादुर सिपाही हैं, हम एक लम्हे में उसकी गर्दन उड़ाकर रख देंगे। मेरा ख्याल है इस घोड़े को हम यहाँ से साथ ले चलना होगा। अरे ख्याल क्या है, इसे ले चलो साथ, अब ये घोड़ा हमारा है। अगर कहीं इसका मालिक आ गया तो इसे भी गुलाम बनाकर साथ ले चलेंगे, मगर नहीं उसे मार डालेंगे। कौन उसे खिलाता पिलाता फिरेगा। मारिया को अगर घोड़े की जरूरत ना होती तो वो ख्वामख्वाह रोमन सिपाहियों से कभी ना उलझती, मगर घोड़े की उसे सख्त जरूरत थी। अभी पूरी एक दिन का जंगल में सफर बाकी था। वो घोड़े को अपने से किसी तरह भी अलग नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि इन बदतमीज लुटेरों को डरा धमकाकर भगा देना चाहिए। उन्होंने घोड़े को पकड़कर खोलना चाहा तो उसने दौलती झाड़ी। सिपाही पीछे हट गया। दूसरे ने कहा, अरे मजबूती से पकड़ो गधे, क्या कर रहे हो, कभी घोड़े को काबू में नहीं किया पहले। सिपाही ने घोड़े को दोबारा पकड़ना चाहा तो उसने फिर जोर से हुनहुनाकर दौलती झाड़ी। अब दूसरा सिपाही घोड़े से उतरकर मारिया के घोड़े के पास आया। परे हट जाओ, तुम इस काबिल नहीं हो कि घोड़े की सवारी करो, कमबख्त तुम गधे पर सवार हुआ करो। दूसरे सिपाही को भी घोड़े ने जोर से दौलती मारने की कोशिश की। उसने कहा, यह बड़ा मुंह जोर घोड़ा है, मगर हम इसे लेकर ही टलेंगे, इसकी बड़ी कीमत पड़ेगी। शाही अस्तबल के दरोगे को देकर हजारों अशरफियां कमाएंगे। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोलकर काबू कर लिया। अब मारिया ने बिस्तर पर से उठकर तलवार खींच ली। वो घोड़े को अपने से किसी सूरत भी जुदा नहीं करना चाहती थी। फिर वो दोनों लुटेरे चोर किस्म के रोमन सिपाही थे। उसने तलवार लेकर आगे जाकर एक हाथ मारा और एक रोमन सिपाही का हाथ कट गया। दूसरा बोला, अरे यह क्या हुआ, यहाँ दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है। पहले सिपाही ने चीख मारकर अपने हाथ को बगल में छुपा लिया। मैं मारा गया, अरे मारा गया, खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो, कोई भूत आ गया है। अरे बहुत देखे हैं मैंने भूत, देखता हूँ कौन दुश्मन है यहाँ। मारिया ने उस सिपाही की टांग पर भी तलवार मारी। उसकी टांग जख्मी हो गई, लेकिन उसने अंधों की तरह तलवार घुमानी शुरू कर दी। मारिया परे हटकर खड़ी हो गई। तलवार घुमाते घुमाते सिपाही ने दूसरे से कहा, तुम काला घोड़ा लेकर भाग जाओ, अब मैं किसी कीमत पर यह घोड़ा यहाँ नहीं छोड़ सकता। उस सिपाही ने मारिया के घोड़े की बाग पकड़ ली। उस पर सवारी होना चाहता था कि मारिया ने पीछे से आकर तलवार उसकी पुश्त में घोंप दी। वो चीख मारकर नीचे गिर पड़ा। मारिया परे हट गई। दूसरा सिपाही उसकी तरफ आया। मैं दुश्मन भूत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इससे तुम्हारा बदला लूंगा। फिर उसने वैश्यों की तरह तलवार हवा में चलानी शुरू कर दी। पहला सिपाही गहरा जख्म खाकर जमीन पर गिरा तड़प रहा था। उसके खून से जमीन लालाजार बन गई। मारिया के लिए दूसरा सिपाही एक मुसीबत बन गया। उसने 2-3 बार उस पर हमला करना चाहा, मगर वो तो पागलों की तरह गोल दायरे की शक्ल में तलवार घुमा रहा था। बल्कि अब तो मारिया को भी डर पैदा हो गया कि कहीं उसे भी तलवार न लग जाए। सिपाही तलवार चलाता चलाता घोड़े की तरफ बढ़ा। अब वो चाहता था कि इस हालत में काले घोड़े पर सवार होकर उसे अपने घोड़े के साथ भगा कर ले जाए। मारिया ने 2-3 बार उस पर तलवार मारनी चाहिए, मगर वो नाकाम रही। अचानक मारिया की नजर तड़प तड़प कर मर चुके सिपाही की तरफ गई। उसका तीर कमान जमीन पर पड़ा था। मारिया ने तलवार फेंक कर उसका तीर कमान उठा लिया। उसने कमान में तीर चढ़ाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ दिया। तीर कमान से बिजली की तरह निकलकर तलवार चलाते सिपाही की गर्दन में पेवस्त हो गया। वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, फिर धम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मारिया ने उन दोनों को उसी जगह तड़पते छोड़ा और अपने घोड़े पर बिस्तर और कालीन बांध वहां से आगे चल पड़ी। अभी काफी राहत बाकी थी।
मगर मारिया उन लोगों की वजह से परेशान हो गई थी। उसने अपनी सारी जिंदगी में इतने चोर और लुटेरे कहीं नहीं देखे थे जितने उसने उस रोमी शहर में आकर देखे थे। वो चांदनी रात में सफ़र करती रही। वो अब मैदान से निकलकर ऊंचे नीचे पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गई। यहाँ ज़मीन हमवार नहीं थी, जंगली झाड़ियाँ यहाँ बेशुमार उगी हुई थी। सुबह तक मारिया सफ़र करती रही। सुबह के वक्त सूरज निकला तो उसने देखा कि वो एक वादी में दाखिल हो चुकी है। शुमाल के जादू भरे आसेबी पहाड़ उसके सामने अब थोड़े फासले पर ही थे। उसे नींद सी आने लगी। आधी रात को वो बेआराम हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ किसी जगह थोड़ी देर रुककर उसे आराम कर लेना चाहिए। उसने एक दरख्त के नीचे घड़े का खड़ा किया, वहीं कालीन बिछाया और थोड़ा बहुत गोश्त रोटी खाकर सो गई। जब वो सोकर उठी तो सूरज काफ़ी निकल आया था। उसे सख्त प्यास लगी थी। वो घोड़े को लेकर आगे पैदल ही चल पड़ी। ज़रा फासले पर उसने एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत पहाड़ी नदी को बहते देखा। उस नदी पर आकर उसने घोड़े को हरा भरा घास खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुई और सामने पहाड़ की तरफ देखा। पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया था। शुमाल के आसेबी पहाड़ उसके सामने खड़े थे। यही वो पहाड़ थे जहाँ जादूगर की खौफनाक खूनी रूह रहती थी और जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक अंबर और नाग को अगवा करके रखा गया था। उसने खुदा का नाम लिया और पहाड़ों की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब वो सबसे बड़े पहाड़ के कदम में पहुंची तो उसे पहाड़ों की तरफ से एक गूंज सुनाई दी। इस किस्म की गूंज उसे धुएं के मरगुले के साथ जहाज पर भी सुनाई दी थी। मारिया रुक गई और उस पुरस्रार आवाज़ को बड़े गौर से सुनने लगी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।